अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत अहम ख़बर जो है वो शेयर करनी है। वो ख़बर हमारे समाज का ही एक हिस्सा है और हमारे माशरती रवैये कुछ इस तरह से हैं कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो जन्म लेते हैं और इस तरह के वाक़यात में हम भी कहीं न कहीं कसूरवार होते हैं। ये वाक़या मैं ये कहूँगी कि इंसानी तारीख़ का एक बहुत अंधोनाक, एक ज़ालिमाना, एक सफ़ाक ये जो वारदात है, ये जो वाक़या है, ये पेश आया। नाज़रीन, ये वाक़या जो है ये सियालकोट की तहसील संबड़ियाल का जो इलाका है वहाँ पर पेश आया और इस इलाके का जो नाम है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। इसका नाम वड्डा बाग के नाम से ये इलाका है जो संबड़ियाल तहसील में ये वाक़या है। और वहाँ पर एक कपल जो बड़ा हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था और उसकी बीवी का नाम रफ़िया कौसर और शौहर का नाम जो है वो ज़हीर अली था। उसके शौहर तो हयात हैं, लेकिन उसकी बीवी के साथ क्या हुआ ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसकी बीवी जो थी ज़हीर अली की, वो 8 माह की हामिला खातून थी और चंद ही हफ्तों बाद इनके घर में एक खुशी आने वाली थी। और जब इस वाक़ये से पहले जो ज़हीर अली की बीवी है रफ़िया, वो अपने घर में अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी कि इतने में दरवाज़े पर नॉक होता है और उसकी बीवी जो है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। तो एक बच्चा उसकी बीवी रफ़िया से कहता है कि फ़लाँ डॉक्टर साहिबा ने जो है वो आपको बुलवाया है। ये वही डॉक्टर साहिबा थी जिसके पास रफ़िया कौसर अपने रूटीन के चेकअप के लिए जाती थी। जो भी प्रेगनेंसी के हवाले से जो भी मसाइल थे, जो भी चीज़ थी, जो भी वो डिस्कशन होती थी या मेडिसिन की ज़रूरत होती थी, तो रफ़िया अपने उसी लेडी डॉक्टर के पास जाती थी। और रफ़िया उसी लम्हे जो है अपनी बड़ी बहन से बात जो कर रही थी, वो फ़ोन बंद करती है और उस बच्चे के साथ जो है वो चल पड़ती है। और जब वहाँ पहुँचती है उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले काफ़ी घंटे गुज़रने के बाद जब उसके शौहर को ये एहसास हुआ कि काफ़ी देर गुज़र हो गई है, अभी इतनी देर में तो वो वापस आ जाती है और वो जो हॉस्पिटल था वो भी उतनी दूर नहीं था, उसी जिस एरिया में वो लोग रह रहे थे उसके नज़दीक ही था। कि वो वापस नहीं आई है। फिर इसके घर वाले जो हैं वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं पुलिस में कि इस तरह से उनकी बीवी जो है वो घर से बाहर गई थी और एक बच्चा जो है उनको बुलवाने के लिए आया था इस तरह से करके, तो वो अभी तक वापस नहीं आई हैं। और ये सारा करते कराते जो है वो रात हो जाती है और वक्त इसी तरह से गुजर जाता है। अगले दिन जो उसकी बहन का खामंद है वो ये रिपोर्ट करता है मीडिया में, ये चीज़ वो बताता है कि जब हम ये सारी तलाश कर रहे थे कि वो कहाँ गई है उसकी, क्योंकि वो उसको बहन को बोलता था कि हमारी बहन कहाँ चली गई है। तो इसी में फिर उनको ये एहसास होता है कि देखते कि जिस स्ट्रीट में वो लोग रहते थे वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास थे वो भी लगे हुए थे कि उसकी फुटेज जो है वो क्यों ना ली जाए। फिर वो पुलिस को इसी तरह से इत्तला करते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की जाती है और वहाँ से फिर उनको मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में रफ़िया जो है वो कहाँ गई है। और आगे की जो स्टोरी है वो आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि आजकल के दौर में जब इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इतने बाशऊर लोग मौजूद हैं, इस तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं। जब पुलिस को वो फुटेज मौसूल होती है तो वो जिस जगह पर दाखिल होती है वो एक क्लिनिक था। उस क्लिनिक में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होता है और उसके साथ 2 और भी औरतें मौजूद होती हैं। एक जो वो एलएचवी कह लें या नर्स कह लें, जो उसके साथ असिस्टेंट के तौर पे वो जो है वो काम करती है, तो उनको वो गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो जो चीज़ें सामने आती हैं तो वो कुछ इस तरह से ये स्टोरी है कि जैसे ही रफ़िया वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एक प्लान बनाया होता है उस डॉक्टर ने और उसके साथ एक जो एलएचवी नर्स होती है और एक और खातून होती है, जिसमें उसकी बीवी भी इस सारे वाक़ये में शामिल है और उसकी बीवी का जो भाई है वो भी इसमें शामिल है। होता कुछ यूँ है कि उसी एरिया की जिसमें वो लोग वड्डा बाग के एरिया में रहते थे और उसी एरिया में एक खातून जो रहती थी उसको वहाँ पर एक बच्चे की ज़रूरत थी। अच्छा, वो डॉक्टर से ये कहती है कि मुझे मेरी बहन की औलाद नहीं है तो हमें एक बच्चा चाहिए। होता फिर ये है कि जैसे ही वो जो खातून है रफ़िया, वो उनके क्लिनिक में जाती है तो सबसे पहले तो उनके पेट से वो बच्चा चोरी किया जाता है, लेकिन उससे पहले रफ़िया का जो गला है वो काट दिया जाता है। लेकिन अभी इस पर ये कहना कि पहले उन्होंने बच्चा उसके पेट से निकाला या पहले उसको क्या किया, ये इस पे अभी कोई इतनी डिटेल सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह से उसका एंड हुआ उस खातून का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आप सुनिएगा कि कितना वो दर्दनाक है।
अच्छा, अभी ये इंसानी तारीख का एक इतना अफसोसनाक वाक़या, इतना घिनौना ये जुर्म है कि किसी भी डॉक्टर को आपने ने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी हामिला औरत के पेट से उसका बच्चा चोरी कर लिया जाए। वो बच्चा चुराने के लिए, क्योंकि वो 8 महीने की हामिला थी, वो बच्चा उसके पेट से निकाल लिया जाता है, लेकिन उसके साथ-साथ उस औरत का जो गला है वो काट दिया जाता है, उस औरत को मार दिया जाता है। और ये सब चीज़ें, ये जो सारी बात है, ये उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आती है जब पुलिस ने उस डॉक्टर को और उसके साथ जो 2 ख़वातीन थी और उनके साथ एक जो लड़का था उसको जब गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने दौरान तफ्तीश ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आए हैं कि हमने किस-किस तरह से किया। जब बच्चा उन्होंने ले लिया तो फिर उस औरत की जो लाश थी उसको ठिकाने लगाने के लिए उनके पास उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हम इसको कहाँ पे छुपाएं। अब ये भी एक बात कही जा रही है कि ये सारा कुछ उस औरत के कहने पे किया गया जिसको एक बच्चे की ज़रूरत थी, जो डॉक्टर के पास गई कि मुझे एक बच्चा गोद लेना है। और ये भी उसमें एक मुमकिनात में से एक ये भी चीज़ है कि हो सकता है उस डॉक्टर ने उससे भारी रकम वसूल की हो उस बच्चे के लिए, कि लेकिन उस औरत को मारने के बाद कि वो बच्चा उसके हवाले कर दिया जाएगा। फिर उस औरत की जो लाश होती है, पहले उसका गला काटा जाता है, उसके जिस्म के सारे हिस्से अलहदा किए जाते हैं, जिसमें उसके टांगे, उसके बाजू वो काट दिए जाते हैं, उसका पेट खुला पड़ा होता है, जो छोटा-सा एक जो संदूक होता है, जो कि एक लोहे की मेटल का संदूक होता है, जिसमें उसका साइज़ इतना छोटा था कि शायद उसमें एक छोटा 5-6 साल का बच्चा जो है वो भी उसमें ना लेट सके। और उस लाश को इसमें एडजस्ट करने के लिए उन्होंने उसकी बॉडी के उतने पीसेस करके उसमें बंद कर दिया और वो संदूक 1 दिन तक वहाँ पे पड़ा रहा। उसके बाद वो संदूक उठा के उन्होंने जिस घर में ये रफ़िया रहती थी, उसी घर के सामने एक घर था जिसमें वो संदूक रखा गया। अच्छा, इसमें सबसे जो एक कह लें कि दिलचस्प बात कह लें या हैरानकुन बात कह लें कि ये जो डॉक्टर था, जिस घर में, जिस फ्लैट में ये रफ़िया अपने शौहर ज़हीर के साथ रहती थी, उसी फ्लैट के जो ऊपर वाला था हिस्सा था, उसमें ये डॉक्टर जो था ये अपनी बीवी के साथ रहता था। और इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहीमुल्लाह है, जो कि अपनी बीवी और उसका साला जो था वो भी उसी जगह पर रहते थे। और जो औरत जिसने वो बच्चा डिमांड किया वो भी उसी एरिया में ही रहती थी, यानी कि ये लोग एक दूसरे को जानते भी थे, बाय फेस भी जानते थे, एक ही एरिया में रहते थे, उसके बावजूद इतनी घिनौनी ये हरकत की गई। और वो जो संदूक था वो 1 दिन तक जो था वो उधर ही पड़ा रहा उस डॉक्टर के फ्लैट में। फिर वो औरत, जब पता चला कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर वो जो संदूक था वहां से उतरवा के उन्होंने वो सामने जो रफिया के घर के सामने वाला घर था वहां पे रखा गया। जिन नौजवानों ने ये संदूक उतारा, तो रफिया के बहनोई का ये कहना है कि वो लड़के कह रहे थे कि इसका वजन बहुत ज्यादा हमें लग रहा है संदूक का। जब उन्होंने उसको खोल के देखा तो वो सब डर के मारे, जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे वो साइडों पे हट गए। लेकिन जो रफिया का बहनोई था और उसका जो खामन था, जब उन्होंने करीब आके देखा तो वो लाश उसकी बीवी की थी, ज़हीर की बीवी की थी। और उसके बहनोई ने पहचान लिया कि ये हमारी ही बहन की वो लाश है। तो इस तरह से उन्होंने वो जो लाश थी 1 दिन तक संदूक में डाल के उसी डॉक्टर के फ्लैट पे पड़ी रही। अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी, तो जो वो औरत थी जिसने वो बच्चे का किया था, डिमांड किया था, तो उसके घर में वो लाया गया ताकि इसको किसी तरह से ठिकाने लगाया जाए। फिर जब दौरान तफ्तीश फिर उसने बता दिया डॉक्टर ने कि वो कौन औरत थी, फिर उसको भी पकड़ लिया गया। तो ये एक इतना खौफनाक, और जिसको सुन के यकीन नहीं आता कि आज के दौर में भी इंसान कोई गारों में नहीं रहते, पत्थरों का दौर नहीं है, इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, इंसानी शऊर में इतनी बेहतरी आ गई, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात, जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं हमारी सोसाइटी में, ये क्यों रूनुमा होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने रवैये भी जो है इसमें शामिल हैं। वो किस तरह से, देखिए, जो औरत मजबूर होके, मैं ये नहीं कहती वो बेकसूर है, लेकिन वो इस इंतहाई इक़दाम उठाने पे क्यों मजबूर होते हैं। जब किसी की औलाद नहीं होती उसको ताने दिए जाते हैं कि तुम बे औलाद हो। अगर किसी का बेटा नहीं होता तो उसको ताना दिया जाता है कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारी बेटियां हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि स्टोरी में कि उसको बेटे के लिए चाह थी कि उसकी बहन के पास बेटा नहीं है, और जबकि एक में ये चीज भी है कि सिर्फ उनको बच्चा चाहिए था। चले मान लीजिए कि बेटे का नहीं भी है, एक बच्चे का भी है, फिर भी उसने ये इंतहाई कदम उठाया। हमारी सोसाइटी में जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होती कि हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, कि जिसके यहाँ औलाद नहीं है उसको इस तरह से ताने दिए जाने बजाय कि उसके साथ जो है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए, फिर लोग इस तरह की चीज़ें ढूंढें। इसको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि उसने दुरुस्त किया या हमारा ही कसूर है उसका, नहीं, बल्कि नहीं,
اس میں بہت سے اور طریقے بھی ہیں. اگر کسی کو بچے کی اتنی خواہش ہے تو بہت سے ایسے لاوارث بچے ہوتے ہیں جن کو گود لیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی گھر اجاڑ کے، کسی کی زندگی کا ختم کر کے، کسی کی پوری ہستی کو مٹا کے ایک بچے کا حصول، یہ کسی قدر بھی جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے، اور ہم انفرادی طور پر اس سوسائٹی میں کیا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو رویے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. ہاں، اگر کسی کو بچے کی ضرورت ہے تو اس طرح کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے. اس واقعے سے یہی ملتا ہے کہ دیکھو انہوں نے کوشش کی، کیا نہ ان کو بچہ ملا، جن کا بچہ تھا ان سے چھین گیا، اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا اور پورا گھر برباد ہو گیا. تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں نکلتا. اس لیے ہمیشہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے وہ رستہ اپنائیں جس میں کسی کی ذات متاثر نہ ہو، کہ جس میں کسی کو کوئی دکھ نہ ملے. تو آج کی ویڈیو میں مجھے آپ کے ساتھ یہی خبر شیئر کرنی تھی، کیونکہ پالیٹکس پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں، لیکن جو ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں اس پر بھی آواز بلند کرنی چاہیے، اور لوگوں کو ہم جتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں سوسائٹی میں بہتری کے لیے وہ ضرور کرنی چاہیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک